आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो लास्ट लेक्चर था उसी की कंटिन्यूएशन में है। हमने कैस्टिग्लियानोस थ्योरम जो है वो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने उससे उस कैस्टिग्लियानो थ्योरम के थ्रू जो है ट्रस एनालिसिस किया था। आज के लेक्चर में हमारा बीम्स एंड फ्रेम एनालिसिस है। तो बीम्स एंड फ्रेम एनालिसिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें क्या है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो जस्ट सेम एज वर्चुअल वर्क मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिट लोड लगाते थे। और कैस्टिग्लियानो थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एक लोड, आर्बिट्रेरी लोड पी लगा देते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे ये आपको नजर आ रही है फिगर, इसमें जो जॉइंट सी है या पॉइंट सी है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लोड पी लगा दिया है। तो ये वर्टिकल लोड पी जो लगा हुआ है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये वर्टिकल लोड पी लग जाए तो इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करने हैं, सपोर्ट रिएक्शन। तो दो ही सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट ए है एक सपोर्ट बी है, तो दोनों सपोर्ट्स पे हमारे पास रिएक्शंस आ जाएंगे। जब रिएक्शंस आ जाएंगे तो उसके बाद सेम जिस तरह विजुअल वर्क मेथड में हम मोमेंट इक्वेशंस बनाते थे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी सेम आपका वही मोमेंट इक्वेशंस बनेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ जब सेक्शन कटेगा तो इंटरनल लोडिंग्स आएंगी, उसमें से हमने क्या करना है, मोमेंट को निकालना है। तो दो सेक्शन जब कटेंगे x1 x2, तो आपके पास इस तरह के दो जो है, ये तो एक जनरल बीम है, तो दो मोमेंट इक्वेशंस बनेंगी। तो वो जो मोमेंट इक्वेशन आपके पास बनेगी, तो इस कैस्टिग्लियानो थ्योरम के मुताबिक वो जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट सी होगी, वो क्या होगी, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम डिवाइडेड बाय पार्शियल पी एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स। ठीक है, पार्शियल एम बाय पार्शियल पी एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या है, मूवमेंट। ये जो मूवमेंट आपके पास इक्वेशन होगी वो मूवमेंट यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये है कि उसका पार्शियली डिफरेंशिएट हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, और वो मोमेंट इक्वेशन डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स। अब ये जो है आपके पास जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग हमारे पास क्या आती है, तो वो आपके पास एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई आई इंटू डी एक्स इस तरह कुछ था। तो इसको अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उससे आपके पास, उस इक्वेशन से आपके पास डिराइव होता है। अब यहाँ पे डेल्टा जो है वो आपके पास एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट काज्ड बाय रियल लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम और फ्रेम। ठीक है, P जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बीम और फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा P जो है, हम कोई भी जहां पे भी हमें जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड हो डिस्प्लेसमेंट, वहां पे उस डायरेक्शन में हमने P लगा देना है। M यहाँ पे मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट इन बीम और फ्रेम एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x एंड काज्ड बाय बोथ फोर्स P एंड लोड्स ऑन द बीम और फ्रेम। और ये जो मूवमेंट हमारे पास है, ये आपके पास इंटरनल मूवमेंट जो आपके पास जब सेक्शन काटते हैं तो इंटरनल जो मूवमेंट आती है वो आपके पास वो है, और ये मूवमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस होगी। स्लोप का केस हो तो स्लोप के केस में हम क्या करेंगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के केस में तो हम वर्टिकल लोड लगा देते थे। स्लोप के केस में हम क्या करेंगे कि वहां पे जिस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है स्लोप, वहां पे हम मूवमेंट लगा देंगे एम। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता था, वहां पे हम यूनिट मूवमेंट लगाते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो है एम मूवमेंट लग जाएगा। उस एम मूवमेंट जब लगेगा तो उसके अगेंस्ट आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस आएंगी सबसे पहले। जब सपोर्ट रिएक्शंस आपकी फाइंड आउट हो जाए तो इसके बाद आपका क्या होगा, वही सेक्शन कटेंगे जो आपने पहले सेक्शन काटे हैं। ठीक है, वही सेक्शन जब आपके पास कटेंगे तो आपके पास इंटरनल मूवमेंट्स आएंगी। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट इक्वेशन है ये डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो एम का होगा, और जो पिछली स्लाइड थी वहां पे एम जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपके एक्स और पी का आता था। यहाँ पे भी सेम वही डेल्टा, और वो आपके पास वही है, सिर्फ एम डैश डिफरेंट होगा, वो आपके पास एक्सटर्नल मूवमेंट अप्लाइड to the beam or frame in the direction of theta head.
एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल हो गई बीम की, डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बी ऑफ द स्टील बीम शोन इन फिगर बिलो, टेक E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, I इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पावर 4। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या करना है कि स्लोप और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे हमने स्लोप और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम के मुताबिक अगर डिस्प्लेसमेंट पे हम सबसे पहले आए तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम जिस पॉइंट पे हमें, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी पे या जॉइंट बी पे हमें जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो जिस पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड हो उस पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी लोड P लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड था तो वर्टिकल डायरेक्शन में P लग गया। अब जब वर्टिकल डायरेक्शन में P लग गया तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम हम जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते आ रहे हैं वही इक्वेशन यूज करके हमने सपोर्ट रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए सपोर्ट है, ए सपोर्ट पे हमारे पास वर्टिकल एक आएगा, एक हमारे पास मूवमेंट आएगी। तो वो सपोर्ट रिएक्शन हमने उस केस में फाइंड आउट करने हैं कि अगर हम यहाँ इस साइड से सेक्शन लें, ठीक है, अगर सेक्शन हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं तो हमें वो रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इस साइड से हम अपना सेक्शन काट रहे हैं तो उस केस में हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखें जो सेक्शन कटा है वो इस साइड से कटा है। ठीक है, ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है, एक्स डिस्टेंस, और उसकी डायरेक्शन भी नजर आ रही है कि वो इस साइड से आपके पास है। तो जब यहाँ पे सेक्शन कटेगा तो ये इस तरह की फिगर आपके पास बन जाएगी जब आपके पास सेक्शन कटेगा। P देखें तो P तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे P था। ये 3x जो आपके पास आया है वो कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है UDL, और UDL आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो UDL का आपके पास जो टोटल लोड होता है, जो कि हम टोटल लोड निकालते हैं, वो आपके पास W इंटू लेंथ की इक्वल है। तो यहाँ पे W की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो 3 है, और लेंथ इसकी अगर आप देख लें तो लेंथ इसकी x है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो लोड है ये आपके पास 3x आ जाएगा, और UDL की केस में ये जो एक्ट करता है सेंटर पे एक्ट करता है, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पे एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो x है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, x/2। अब यहाँ पे सेक्शन कटा तो यहाँ पे शेयर और मूवमेंट आपके पास आएंगी। यहाँ से हमने क्या करना है, ये मूवमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो मूवमेंट इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो आपके पास क्या बनेगी कि एक तो आपके पास ये m आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो m आपके पास, ये देखिए इसकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस 3x की वजह से देखें तो 3x मल्टीप्लाई बाय x/2, ये भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। 3x लोड है और डिस्टेंस इसका इस पॉइंट से जहाँ पे सेक्शन कटा है वहां तक हम वहां पे हम मूवमेंट लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका x/2 है। तो 3x इंटू x/2 आपका 3x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ गया। और P की वजह से जो मूवमेंट काज हो रही है वो भी आपके पास क्लॉकवाइज काज हो रही है। P मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, x है, तो -px। तो तीनों माइनस आपके पास आ गए, यानी -m -px -3x² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली तो यह -m दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव m हो जाएगा। मोमेंट की वैल्यू हमारे पास -px -3x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास मूवमेंट की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड p। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p m ओवर ei इंटू dx। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये जो मूवमेंट की इक्वेशन है ये जहां जहां m है वहां पे हमने पुट कर देना है।
अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर हमारे पास दो सेक्शन है तो यहाँ पे प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p m ओवर e i dx, यानी जितने हमारे सेक्शंस कटेंगे उन्हीं सेक्शंस के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस ऐड होती जाएंगी, क्योंकि हर जो सेक्शन है उसका इंटीग्रल जो 0 से लेके लेंथ तक वो डिफरेंट होगा, उसकी मूवमेंट इक्वेशन डिफरेंट होगी। ये पहली बात हो गई। सेकेंडली हमारे पास क्या है, सेकेंड बात हमारी ये है कि जब हम मोमेंट इक्वेशन लेके इसका इंटीग्रल ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद अगर आप देखें तो आपके पास लाजमी यहाँ पे p की वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ p आएगा। चलिए वो देखते हैं जब आगे आएगा, तो वो उसको जैसे ही सॉल्व किया है तो वो वहां पे वो वाला पॉइंट समझा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, जहां जहां m है वहां पे ये इक्वेशन हमने पुट कर देनी है। तो इंटीग्रल 1 ओवर ई आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ अगर देख ले तो ये इक्वेशन आपके पास 0 से लेके 5 तक पूरे यानी पूरे स्पैम के लिए वैलिड है। पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p, इसका अगर हम ये पार्शियल इस मोमेंट का इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p लें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि आपके पास जिस टर्म में यानी ये विद रिस्पेक्ट टू p आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें जिस जिस टर्म में p है सिर्फ वो डिफरेंशिएट होगा, बाकी एज अ कांस्टेंट होगा, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास 0 होगा। तो सिर्फ माइनस पी एक्स आपके पास है जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू p, तो इस माइनस पी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एक्स। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया गया है, माइनस एक्स, और m ओवर ई आई है, ई आई तो बाहर चला गया था, इस m की वैल्यू हमें पता है माइनस पी एक्स माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये है, और dx आपका यहाँ पे अपना dx आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, ये देखें px को 0 लिया गया है, इसी बात का कहा था कि आगे समझाऊंगा। इस केस में कैस्टिग्लियानो थ्योरम के केस में अगर आपके पास जहां पे आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई लोड होता, ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें ऑलरेडी वहां पे लोड है, तो वो जो लोड अगर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी होता तो आप यहाँ P की जगह वो वाली वैल्यू लिखते, ठीक है, ये आपके पास 0 ना होता। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा एक्चुअल बीम में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी टर्म्स में P है वो आपके सारे P जो है वो टर्म्स 0 हो जाएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास ये जो चीजें हैं, अगर आपके पास P जो है जहां पे लगा हुआ है वहां पे जो आपके पास जो एक्चुअल बीम गिवन थी क्वेश्चन में वहां पे कोई लोड लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, वहां पे वो वैल्यू लिखनी है। लेट्स सपोज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 5 किलोन्यूटन लोड लगा हुआ है, तो वहां पे हमने P की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यानी उस केस में क्या होता है यहाँ पे माइनस 5x। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है, जब लोड नहीं है तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो P वाला टर्म है ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर ई आई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 5, ये जब आपस में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल लेंगे तो 3/2 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का इंटीग्रल x4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो वो नीचे वाला 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, ऊपर आपके पास 3x 4 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे, ये लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 234.375 किलो न्यूटन स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई आ जाएगा। अब जो ई और आई है इन दोनों की वैल्यूज जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू भी और आई की वैल्यू भी, वो ई और आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो डेल्टा बी की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी जो हमारे पास आएगी वो 0.00469 मीटर आएगी, और मिलीमीटर में अगर उसको हम करें तो 4.69 मिलीमीटर आएगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है
अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे किसी भी बीम में। अब ये तो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास केस आ रहा है स्लोप का। स्लोप के केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे हमें स्लोप रिक्वायर्ड है, तो हमने सर पॉइंट बी पे क्या कर देना है, एक्सटर्नल मूवमेंट लगा देनी है। एक्सटर्नल मूवमेंट जो यहाँ पे आपके पास लगेगी वो आपके पास, हम उसको आर्बिट्रेरी नाम देते हैं, उसको एम का नाम दे देते हैं। ये जो एम मूवमेंट यहाँ पे लगी है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर जरूरत है रिएक्शंस फाइंड करने की तो आपने फाइंड कर देने हैं, अगर जरूरत नहीं है रिएक्शन फाइंड करने की तो वहां पे आपने रिएक्शंस फाइंड नहीं करने। डिपेंड करता है, अगर आप इस साइड से आपका जो है वो लेते हैं सेक्शन तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आप इस साइड से अपना सेक्शन काटते हैं तो इसमें आप अगर इस साइड से आप अपना सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपका सेक्शन यहाँ से कट रहा है जिसमें ये सेक्शन ये पोर्शन आपका बिल्कुल स्किप हो रहा है तो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सेक्शन जब कटेगा तो ये 3x और x/2 तो सेम वही पीछे जो स्लाइड थी उसमें समझा चुका हूँ कि ये आपके पास कैसे आया है। यहाँ पे जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी बाकी तो आपके पास वही बनेगी, सिर्फ आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। ये आपके पास क्लॉकवाइज है, ठीक है। वहां पे क्या था, यहाँ पे पी लोड लगा था तो माइनस पी एक्स था। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या है, एम डैश है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस एम डैश आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो हमारे पास स्लोप एट पॉइंट बी है उसके लिए फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम डिवाइडेड बाय पार्शियल एम डैश, यानी जो हमने मोमेंट लिया है उसी के अगेंस्ट हमने क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको अगर हम उसी के अगेंस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एम डैश तो पहले तो आपके पास ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एम डैश है ही नहीं, ये एज अ कांस्टेंट आएगा। सिर्फ ये आपके पास एम डैश है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम डैश लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 सिर्फ, ठीक है। तो इसकी जगह ये आपके पास -1 आ गया और ये आपके पास मूवमेंट इक्वेशन जो है m है जो -3x² / 2 है, यहाँ पे आपने ये पुट कर देने इनटू dx। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें -m डैश को भी जीरो कर दिया है, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक यूज होगी जो कि मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के उसमें कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल मूवमेंट लगी हुई है, अप्लाइड मूवमेंट है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 20 किलो न्यूटन मीटर की जो है मूवमेंट लगी होती तो इस एम डैश को हम जीरो ना करते, यहाँ पे हम 20 वैल्यू लगाते। लेकिन यहाँ पे कोई एक्चुअल जो हमें बीम गिवन है क्वेश्चन में वहां पे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं अप्लाइड, तो इसलिए ये एम डैश को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये -1 मल्टीप्लाई में -3x² / 2 ये +3x² / 2 हो जाएगा। इसका हम इंटीग्रल लेंगे तो x² 3/2 तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रल हमारे पास x³ / 3 आ जाएगा और 3 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अपर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 62.5 आ जाएगी डिवाइडेड बाय EI। E और I की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो वो E और I की वैल्यू हम क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से हम करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारे पास थीटा बी की आ जाएगी 0.00125 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कैस्टिग्लियानो थ्योरम के थ्रू जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप जो है किसी भी पॉइंट पे बीम में हमने ये इसकी फिर डिफ्लेक्टेड कर्व यहाँ पे शो कर दी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास इतनी आएगी और ये आपके पास इस डायरेक्शन में इतनी आपके पास रोटेट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी of the steel beam shown in the figure. Take E is equal to 200 gigapascal, I is equal to 60 into 10 raised to power 6 millimeter power 4। ये आपके पास एक दूसरी बीम है, इसमें आपने क्या करना है कि स्लोप
एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी जो है ये आपके पास, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे स्लोप और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ऑफ स्टील बीम शोन इन फिगर। ई की वैल्यू 200 गीगापास्कल दे दी है, आई की वैल्यू 16 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4 दे दी है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जब हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब कहाँ पे रिक्वायर्ड है, बी पे रिक्वायर्ड है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पी लोड लगा देना है। ठीक है, पी लोड लग गया, पी लोड लग गया तो इसके बाद हमने क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं इस केस में। तो सपोर्ट रिएक्शन एक सी पे वर्टिकल रिएक्शन फाइंड होगा, एक ए पे वर्टिकल रिएक्शन हमारा फाइंड होगा। तो आपके पास सी पे जो आपके पास रिएक्शन आएगा यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो वो आपके पास 7/2 प्लस p/2 आ जाएगा, और ए पे आपके पास जो है वो 7/2 माइनस p/2 आपके पास रिएक्शन आ जाएगा। जब आपके पास रिएक्शन आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद हमने क्या करने हैं कि देखने हैं कि कितने सेक्शंस कटेंगे। सेक्शंस तब कटते हैं जब आपके पास लेट सपोज यहाँ से मूवमेंट इक्वेशन आ रही है, जब जहां पे लोड चेंज होगा तो आपके पास सेक्शन चेंज हो जाएगा, मूवमेंट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इन्होंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला तरीका किया, लेकिन आपने सिंपल क्या करना है कि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सेक्शन काट के मूवमेंट इक्वेशन बना दी थी, तो उसी तरह आपने सेक्शन काट के मूवमेंट इक्वेशन बना देनी है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास 3 सेक्शन बनेंगे, यहाँ से एक सेक्शन लिया है x1, क्योंकि जब आप p से आगे जाएंगे तो p का इफेक्ट भी मूवमेंट में आएगा, इसलिए इस स्पैन के लिए b से लेके c तक जो है वो अलग इक्वेशन बनेगी, और आपके पास सी से लेके डी तक जो है वो अलग इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे ये तो इन्होंने मोमेंट डायग्राम दे दी है। अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे अगर आपका सेक्शन कटेगा, ठीक है, जब सेक्शन कटेगा तो जो मोमेंट इक्वेशन आपके पास आएगी, एक तो आपके पास m1 वो हो जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है इंटरनल मोमेंट। आपके पास देखिए एक 14 लगा हुआ है मोमेंट, ये आपके पास वो 14 आ गया, और एक आपके पास ये है 7/2 माइनस p/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वर्टिकल अगर डिस्टेंस आप देख लें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आपके पास x1 है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास क्या होगी, ये आपके पास लोड हो गया 7/2 माइनस p/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, तो वो आप करेंगे तो आपके पास वो 7x1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस px1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले पोर्शन के लिए मोमेंट इक्वेशन बन गई। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसकी मूवमेंट में आपके पास सिर्फ जो इक्वेशन में लोड आ रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो रही है, वो आपके पास सिर्फ ये 7/2 प्लस p/2 है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा x2। तो दिस लोड 7/2 प्लस p/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2, तो ये आपके पास 7x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस px2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p m ओवर e इंटू dx, ये हमारे पास जो है फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पहली के लिए अगर आप देख लें इसका पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p लेंगे तो सिर्फ आपके पास x1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो बाकी 14 और 7x1 डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे p नहीं है, जिस टर्म में p होगा सिर्फ वही पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। और आपके पास फिर उसके बाद पार्शियल m बाय पार्शियल p के बाद m है, तो m की वैल्यू आपके पास 14 माइनस 7x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस px1 डिवाइडेड बाय 2, और इंटीग्रल 0 टू लेंथ है, तो लेंथ इसकी अगर आप देख लें a से लेके b तक आपके पास जो लेंथ है वो 2 मीटर है। फिर इसके बाद प्लस आपके पास सेकंड सेक्शन ऐड हो जाएगा, उसके लिए आपके पास इंटीग्रल ये देखें b से लेके c तक 0 से लेके 2 तक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो आपके पास x2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और मूवमेंट इक्वेशन 7x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस px2 डिवाइडेड बाय 2 है इनटू dx2। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो हमारा ये जो x3 हमारे पास थर्ड सेक्शन है, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन और मूवमेंट इक्वेशन, जब इक्वेशन आपके पास 0 है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपके पास यहाँ पे 0 होगी। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास गिवन जो एक्चुअल बीम है
वहां पे अगर आपके पास लोड लगा हुआ है तो आपने जीरो वैल्यू नहीं पुट करनी, वो वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वहां पे उसमें बी पे जो है हमारे पास 5 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ था। तो वो 5 किलो न्यूटन लोड हमने क्या करना है कि पी की जगह हमने 5 लगा देना है। जहां जहां पी है वहां पे हमने 5 वैल्यू लगा देनी है। अच्छा, तो पी की जगह आपने 5 वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से अगर आप देख लें 1/EI इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, ये x1 डिवाइडेड बाई 2 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन बनेगी वो 7x1 माइनस 0.5 x1 स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह सेकंड में अगर आप देखें तो ये x2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x2 स्क्वायर इंटू dx2 आ जाएगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास 7x1 है तो ये आपके पास 7x1 की जगह x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रल 0.5 x1 स्क्वायर है तो ये आपके पास x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेके 2 तक। सिमिलरली इसके लिए अगर आप देखें तो 3x2 स्क्वायर है तो x2 स्क्वायर का इंटीग्रल x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 20.667 डिवाइडेड बाई EI आ गई। और इसे हमने EI से डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वो 0.00172 मीटर और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1.72 मिलीमीटर आ गई। अब स्लोप के लिए क्या करना है? स्लोप के लिए सिंपल वही आपके पास सेक्शन है, जस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपके पास जिस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है वहां पे आपने मोमेंट m डैश लगा देना है। जब मोमेंट m डैश लगेगा तो आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस भी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट m डैश आएंगे। तो यहाँ पे C पे जो सपोर्ट रिएक्शन है वो 6 माइनस m डैश डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा और A पे जो रिएक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड 1 माइनस m डैश डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब इसमें जो आपके पास इस सेक्शन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी? यहाँ पे जब सेक्शन कटेगा तो एक तो आपके पास ये 14 आ जाएगा और एक दिस 1 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x1। ये देखें 1 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x1, यही दो चीजें हैं जो कि मूवमेंट इक्वेशन में आएंगी। जो ये दूसरा सेक्शन है x2 वाला, इसको अगर आप देख लें यहाँ पे जब सेक्शन कटेगा तो आपके पास सिर्फ इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी 6 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x2 है। तो 6 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4 इंटू x2। अब अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम हमारे पास जो स्लोप एट b है वो आपके पास इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल m डैश m ओवर EI इंटू dx। अब इसका अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लें विद रिस्पेक्ट टू m डैश तो आपके पास सिर्फ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय 4। ये x1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास x1 हो जाएगा, ये माइनस m डैश x1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आपके पास पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल m डैश से x1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू आ जाएगी और m की वैल्यू हमारे पास 14 माइनस x1 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू आएगी। प्लस आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m डैश लेंगे तो ये आपके पास माइनस x2 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू आएगी। यहाँ से ये x2 आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x2 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4x2। तो ये आपके पास x2 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा और 6x2 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 4x2 ये आपके पास मोमेंट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास पॉइंट बी है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल जो है मूवमेंट अप्लाइड नहीं थी तो m डैश की वैल्यूज आपने क्या कर देनी है? 0 कर देनी है। ठीक है, m डैश आपके पास वैल्यू 0 हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो 1 ओवर EI इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 3.5 x1 माइनस 0.25 x1 स्क्वायर dx1 ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 ओवर ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 6x2 मल्टीप्लाई बाय
माइनस एक्स टू बाई 4 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 1.5 एक्स टू स्क्वायर इंटू डी एक्स टू आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लेंगे, आपके पास 3.5 x1 है तो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका इंटीग्रेशन लेंगे 0.25 x1 स्क्वायर है तो x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास 1.5 x2 स्क्वायर है तो x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप इसमें पुट करें तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 2.33 डिवाइडेड बाई EI, E और I की वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो आपके पास जो है फाइनल स्लोप आ जाएगी 0.000194 रेडियन। तो ये आपके पास इस तरह आपने स्लोप और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फिर इसकी डिफ्लेक्टेड शेप, क्योंकि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट और यानी ये आपके पास रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट भी जो है यहाँ पे बता दी गई है। अच्छा, तो अब बीम्स को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने फ्रेम जो है इसी कैस्टिग्लियानो थ्योरम से करना है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 8.32 एग्जांपल 8.32 जो है वो हमारे पास है डिटरमिन द स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी ऑन द फ्रेम। यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप फाइंड करनी है। टेक E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, I इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4। तो ये हमारे पास फ्रेम है, इसमें हमने C पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप फाइंड करके देनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो इस केस में हमारे पास C पे जो है हॉरिजॉन्टल P लोड लगा देंगे। जब C पे हॉरिजॉन्टल P लोड लगाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करना। तो हमारे पास दो सपोर्ट्स हैं, एक A है एक हमारे पास C है। इन दोनों सपोर्ट्स पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करनी है यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ABC मेंबर के लिए EI 1 EI है और AB मेंबर के लिए EI जो है वो 1.5 EI है। तो जहाँ पे 1/EI वहाँ आता है वहां पे इसके लिए 1.5 EI आएगा और इसके लिए सिंपल EI आएगा। सपोर्ट रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे यानी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 लेंगे तो CY की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6P डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। सिमिलरली A पे जब हमारे पास आएगा तो वो 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6P डिवाइडेड बाय 5 डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास अपवर्ड आ रहा है। इसके बाद हमने क्या करने हैं, सेक्शंस काटने हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सेक्शन कट जाएगा और यहाँ पे आपका इसके लिए सेक्शन कट जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखें 12 इस डायरेक्शन में है और P भी इस डायरेक्शन है। तो 12 प्लस P इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए इस डायरेक्शन में हमारे पास 12 प्लस P जो है वो लोड होना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें इसका जो सेक्शन कटेगा वो यहाँ पे कटेगा। तो ये जो आपके पास UDL लोड है ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो आपके पास इंटेंसिटी है वो आपके पास कितनी है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 2 किलो न्यूटन लोड की इंटेंसिटी होगी और इसका टोटल लोड हमारे पास W इंटू लेंथ यानी इंटेंसिटी ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड 2 है और लेंथ x1 है तो ये 2x1 हो जाएगा और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, x1 डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस पे यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे। और यहाँ पे हमारे पास ये जो m1 है इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो एक इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी 12 प्लस P की वजह से, 12 प्लस P मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1। तो P प्लस 12 इंटू x1 और इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी ये जो आपके पास UDL का लोड लगा हुआ है सेंटर पे 2x1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका x1 डिवाइडेड बाय 2 है तो वो नीचे डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर वाला ये 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, x1 मल्टीप्लाई हो गए माइनस x1 स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
सिमिलरली ये अगर देख लें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सेक्शन कटेगा, तो वो सेक्शन जब आपके पास कटेगा, ये आपके पास क्या है, M2 है। तो इस M2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 36/5 प्लस 6p डिवाइडेड बाय 5, इसकी वजह से सिर्फ मूवमेंट काज होगी। तो दिस 36/5 प्लस 6p डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x2 हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम डेल्टा सी हॉरिजॉन्टल यानी सी पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास इक्वल होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल p m डिवाइडेड बाय ei इनटू dx। ठीक है। अब यहाँ पे mi दिया है क्योंकि आपके पास ये m जो है ये आपके पास जितने मेंबर्स होंगे हर एक के लिए डिफरेंट होंगे। तो पहले इसके लिए अगर आप देख लें तो ये आपके पास 1/1.5 ei आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ, इसकी लेंथ 6 मीटर है तो ये आपके पास 0 से लेके 6 तक हो जाएगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम p करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वन वैल्यू आएगी, यहाँ पे x1 वैल्यू आएगी क्योंकि ये p x1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ब्रैकेट है। तो px1 प्लस 12x1 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है। तो माइनस x1 स्क्वायर और 12x1 कांस्टेंट है, उसमें कोई p नहीं है, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ आपका इसका डिफरेंशिएशन आएगा जो कि px1 का है, तो इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास x1 है। तो ये यहाँ पे आपके पास x1 हो गया और मूवमेंट इक्वेशन आपके पास px1 प्लस 12x1 माइनस x1 स्क्वायर हो गया इनटू dx1 प्लस 1/ei जो है इसका आ जाएगा। सेकंड जो आपके पास cb मेंबर है इसका अगर आप देख लें तो ये 36/5 प्लस 6p डिवाइडेड बाय 5 इसका पार इनटू x1 इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5 इनटू x2 जो है वो सिर्फ रह जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। बाकी आपके पास ये जो है मूवमेंट इक्वेशन है। अब यहाँ जहां जहां p है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअल यहाँ पे p 4 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ था, तो जहां जहां p है वहां हमने क्या कर देना है, 4 वैल्यू लगा देनी है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई ये, इससे हमारे पास 16x1 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस x1 क्यूब आ जाएगा। और इसे जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो यहां से हमारे पास 14.4x2 स्क्वायर इंटू dx2 आ जाएगा। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो 16x1 स्क्वायर का 16x1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस x1 क्यूब का x1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और अपर और लोअर लिमिट लग जाएगी प्लस 1/ei 14.4 x2 स्क्वायर है तो x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके 5 तक। तो इसका अपर लिमिट हम पुट करेंगे और 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 552 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट 5 पुट करेंगे, उसका क्यूब लेंगे इंटू 14.4 करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इससे हमारे पास 600 वैल्यू आ जाएगी। ई और आई की वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास 200 है, ई की भी और आई की भी, तो आपके पास 28.8 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब है आपके पास सी जो है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका पी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपके पास है, किस तरफ पुट की है सर आपने? फिर नेक्स्ट आपके पास है सी पे स्लोप फाइंड करना। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी पे जो है वो मोमेंट लगा देंगे एम डैश की। ठीक है। यहाँ पे आपके पास मोमेंट लग गई एम डैश की। फिर इस मूवमेंट के अगेंस्ट हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस आएंगी। ए पे हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास जो सी वाई है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 12 माइनस एम डैश डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 12 माइनस एम डैश डिवाइडेड बाय 5 डाउनवर्ड आ जाएगा। सेम वही सेक्शन ए वाई जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 इस डायरेक्शन में था, 4 इस डायरेक्शन में है, टोटल 16 इस डायरेक्शन में है, तो ए वाई आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास 16 किलो न्यूटन आ जाएगा। सेम वही सेक्शन यहाँ पे दोबारा कटेंगे। जब यहाँ पे दोबारा कटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो m1 है ये 2x1 आपका सेम उसी तरह आएगा। ये डिस्टेंस आपका हाफ ऑफ द लेंथ यानी x1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ रिएक्शन में आया है क्योंकि पहले यहाँ पे P लोड लगा था, अब यहाँ पे जो है m डैश लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मूवमेंट इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, एक 16 की वजह से 16 इंटू x1
एक 2x1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 16x1 माइनस x1 स्क्वायर मोमेंट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इस ये जो सी बी मेंबर है इसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे सिर्फ अगर आप देखें सिर्फ यही रिएक्शन जो आपका है 12 माइनस एम डैश डिवाइडेड बाय 5, इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे x2, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास 12 माइनस एम डैश डिवाइडेड बाय 5 इंटू x2 आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम डिवाइडेड बाय पार्शियल एम डैश एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स। तो पहले मेंबर के लिए 1 ओवर 1.5 ई आई आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ 6 मीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, अब इसका अगर आप देख लें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम डैश करें तो वो वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है। क्यों जीरो आ रही है, क्योंकि इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पास एम डैश हो। ठीक है, तो वो आपके पास जीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एम है। ठीक है, ये m ओवर ई आई तो बाहर निकल आया, मल्टीप्लाई बाय m है तो 16x1 माइनस x1 स्क्वायर इंटू dx1 प्लस 1 ओवर ई आई आपका इस मेंबर सी बी मेंबर के लिए हो गया। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m डैश करेंगे तो हमारे पास एक इसकी वजह से इसका इस m डैश का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 आएगा और यहाँ पे प्लस आपके पास x2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, यानी माइनस x2 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ से आ जाएगा और 1 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया और m डैश प्लस 12x2 माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 5 इंटू x2, ये आपके पास मोमेंट इक्वेशन हो गई। अब जहां जहां m डैश है तो अब हमारे पास एक्चुअल जो फ्रेम थी उसमें आपके पास कोई जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास m डैश जहां जहां भी है वो आपके पास जीरो हो जाएगा। ये m डैश तो आपका जीरो हो गया। अब ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो गई क्योंकि आपके पास ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कंप्लीटली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। अब वो टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये सेकंड टर्म आपकी है, तो इस सेकंड टर्म को अगर आप देख लें 1 ओवर ई आई 0 से लेके 5 तक, ये आपके पास क्या रह जाएगा 12x2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप करेंगे तो ये आपके पास 12x2 हो जाएगा और ये 12x2 मल्टीप्लाई बाय x2 बाय 5 करेंगे तो 12x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। क्योंकि ये m0 और ये m0 होगा तो ये पूरी टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 12x2 का हम इंटीग्रल लें तो x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 5 x2 स्क्वायर है तो इस x2 स्क्वायर का इंटीग्रल x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय ई आई आ गया। 50 ई आई जो है ई और आई की वैल्यू 200 है, तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमारे पास 0.00125 रेडियन जो है यहाँ पे स्लोप आ जाएगी और जिस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट ली है उसी डायरेक्शन में हमारे पास स्लोप आएगी। ठीक है, तो थैंक यू। ये आपका आज का लेक्चर था अबाउट कैस्टिग्लियानो थ्योरम से हमने बीम्स एंड फ्रेम्स को सॉल्व करना था।